कहानी है एक शहरी जीवन की, जहां अकेलेपन के साए में छिपी थी दो हत्याओं की खौफनाक दास्तान। कोई भी इस घटना को सुनकर यकीन नहीं कर रहा था, क्योंकि कोई भी मर्द अपनी ही पत्नी और बेटी का गला दबाकर कैसे मार सकता है। 8 दिनों तक घर में कैद रही लाश दुर्गंध फैलती रही, मगर किसी ने जानने की कोशिश नहीं की कि आखिर ये बदबू है किस चीज की। पड़ोसियों की बेखबरी ने और भी गहरा कर दिया था रहस्य का रंग। क्या हुआ होगा उस मां और बेटी का? कौन था वो कातिल बेरहम? परिवार की चिंता बढ़ती जा रही थी। खोज शुरू हुई और फिर हुआ खुलासा। घर के अंदर छिपा था वो खौफनाक सच। हत्यारे का चेहरा आया सामने। उसकी करतूत ने सबको हिला दिया। शहर में फैल गई थी दहशत। कौन होगा अगला शिकार? पुलिस ने शुरू की जांच। सुरागों की तलाश में जुट गए सब। क्या मिलेगा इंसाफ? क्या पकड़ा जाएगा वो गुनाहगार? ये सवाल हर किसी के मन में था। शहर की सांसें थम गई थीं। क्या होगा आगे? क्या मिलेगा कातिल? शहरी जीवन की वो अंधेरी रातें, जहां छिपा था मानवता का काला पहलू। तो आइए जानते हैं इस घटना का सच, जिसने इंसानियत को भी शर्मसार कर दिया था। आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रहा हूं, यह कहानी है एक शहरी जीवन की। और उस शहरी जीवन में 2 कत्ल हो जाते हैं, और कत्ल होने के बाद लाश लगभग 8 दिन से घर के अंदर पड़ी हुई थी। ऐसा नहीं था कि उसके अंदर से दुर्गंध नहीं आ रही थी, दुर्गंध आ रही थी, लेकिन पड़ोसी ने यह जानने की कोशिश नहीं उठाई कि आखिरकार दुर्गंध क्यों आ रही है और कहां से आ रही है। और जब परिवार वालों ने उन्हें तलाश करना शुरू किया, तब जाकर कत्ल का खुलासा होता है और कातिल पकड़ा जाता है। तो यह सच्ची घटना शुरू होती है बिहार प्रदेश के एक इलाके से, जिसका नाम सिवान है, और इसी की ही रहने वाली एक महिला होती है जिसका नाम प्रतीक्षा होता है। प्रतीक्षा दरअसल अपनी बहन को कई दिन से लगातार फोन कर रही थी। उसकी छोटी बहन, जो कि एक स्कूल में शिक्षिका होती है, उसका कहीं अता पता नहीं चल रहा था। जब भी वह फोन करती थी, या तो पूरी घंटी जाती थी या फिर फोन उठता नहीं था। जब प्रतीक्षा किसी और से अपनी बहन के बारे में पता करने की कोशिश कर रही थी, तो वहां से कोई सकारात्मक जानकारी नहीं मिल रही थी। आखिरकार परेशान होकर प्रतीक्षा 24 अप्रैल 2024 की शाम लगभग 6:15 पर अपनी बहन के यहाँ, राजस्थान का एक जिला है खैरथल, और खैरथल का ही एक भिवाड़ी इलाके से लगभग 13 किलोमीटर दूर एक टपूकड़ा थाना है। वहां पर एक त्रेहान सोसाइटी है। उस त्रेहान सोसाइटी के 10वें फ्लोर पर चढ़ जाती है और बाहर खड़े होकर लगभग 15 मिनट तक अपनी बहन का इंतजार करती है। फोन मिला रही थी तो कोई रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा था। बातचीत करने की कोशिश कर रही थी। कई बार दरवाजा भी खटखटाया, लेकिन दरवाजा खटखटाने के बाद भी कोई दरवाजा नहीं खोल रहा था। फिर जैसे उसकी नजर दरवाजे पर पड़ती है तो उसमें ताला लगा हुआ है। तभी वह लगभग 15 मिनट इंतजार करने के बाद पड़ोसी के पास जाती है। पड़ोसी से पूछती है कि क्या तुमने हमारी बहन आकांक्षा उर्फ रितु को देखा है? तो पड़ोसी कहते हैं कि हमारी तो इनसे कोई बातचीत ज्यादा है नहीं, और हमने इन्हें पिछले कई दिनों से देखा भी नहीं है। तभी दूसरे घर को भी खटखटाया जाता है। दूसरे घर से पूछा जाता है कि क्या तुमने हमारी बहन को देखा है? तो दूसरे घर वाले कहते हैं कि मैं लगभग 5-7 दिन से देख रहा हूं कि यह दरवाजा खुल ही नहीं रहा है। अब जैसे ही यह बात पता चलती है कि दरवाजा नहीं खुल रहा है, तो इसका मतलब आकांक्षा बाहर गई। लेकिन बाहर गई है तो कहां गई है, कब आएगी लौटकर, इस बात का अब की कोई जानकारी नहीं थी। वह थोड़ा परेशान हो जाती है। तभी उसने पड़ोसी से पूछा कि यहाँ कुछ अजीब सी स्मेल आ रही है, क्या आपको भी आ रही है? तो पड़ोसी ने कहा, हाँ, पिछले कई दिन से स्मेल तो आ रही है। तो उस लड़की ने पूछा कि क्या तुमने जानने की कोशिश नहीं की कि यह दुर्गंध किस तरह की है, कहां से आ रही है? तो पड़ोसी बोले कि कुछ पता नहीं। कई बार होता है कि घर के अंदर कोई चूहा मर जाता है तो उसकी भी ऐसी बदबू आती है, इसीलिए ज्यादा कुछ जानकारी जुटाने की कोशिश नहीं की। और पड़ोसी कैसे रह रहे हैं? हमें ज्यादा किसी के मामले में हस्तक्षेप करने की आदत नहीं है। तब पुलिस ने इस मामले की जांच पड़ताल करना शुरू किया है। तो मामले की जांच पड़ताल करने के बाद पुलिस के सामने कुछ चौंकाने वाली बातें सामने आती हैं। दरअसल कहानी शुरू होती है साल 2012 से। फेसबुक का दौर शुरू ही हुआ था। लोगों ने अपने अपने मोबाइलों में, अपने लैपटॉप और डेस्कटॉप में जाकर अपना फेसबुक डाउनलोड किया था, और उस पर धीरे धीरे करके
दोस्ती बढ़ रही थी। अनजान लोगों से दोस्ती की शुरुआत हो जाती है और अनजान दोस्तों से ही जब दोस्ती हो रही थी तो उसमें निशांत पांडे और एक लड़की थी, ऋतु उर्फ आकांक्षा। इन दोनों की पहले फ्रेंडशिप होती है। एक दूसरे को रिक्वेस्ट भेजते हैं और एक दूसरे से बातचीत करने लगते हैं। बात सुख दुख की होनी शुरू हो जाती है। फिर दोनों एक दूसरे से लगाव इतना रखने लगते हैं कि एक दूसरे के बिना रह ही नहीं पाते थे। जब तक चैट ना हो जाए, जब तक बातचीत ना हो जाए, उनको सुकून नहीं मिलता था। हालांकि अब आकर ये फैसिलिटीज हो गई है कि वह फोन की तरह बात भी कर सकते हैं, वीडियो कॉल भी कर सकते हैं फेसबुक के माध्यम से। लेकिन पहले सिर्फ आप मैसेज ही करके बातचीत का सिलसिला शुरू कर सकते थे और ऐसे करते करते साल 2012 से कहानी शुरू होकर धीरे धीरे आगे बढ़ती रहती है। लड़की कभी अपने परिवार वालों को नहीं बताती और लड़का भी कभी अपने परिवार वालों को नहीं बताता। लेकिन जब 4 साल बीत जाते हैं, साल 2016 में लड़की कहती है कि हम दोनों शादी कर लेते हैं और शादी करके अपना जीवन बिताएंगे, तो लड़का भी तैयार हो जाता है। लड़का बीटेक का टॉपर होता है और उसे अच्छी नौकरी मिल जाती है। दिल्ली के पास जो हरियाणा का गुरुग्राम एक शहर है, वहां पर एक प्राइवेट कंपनी में उसको नौकरी मिल जाती है। लड़की भी पढ़ी लिखी होती है तो प्राइवेट नौकरी का उसका जुगाड़ हो जाता है और वो एक शिक्षिका बन जाती है। अब शादी करने के बाद लड़की वाले अपने लड़की को सकुशल विदा कर देते हैं। अब लड़की उस लड़के के साथ, यानी कि प्रेमी प्रेमिका दोनों साथ रहने लगते हैं। शादी के बाद सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन वो लड़का इतना शातिर, इतना तेज निकलता है कि उसने इस शादी के बारे में अपने भाई बहन, परिवार के किसी भी सदस्य से जिक्र नहीं किया और वह आराम से राजस्थान का खैरथल एक जिला लगता है। खैरथल जिले का एक टप्पूकड़ा थाना है और टप्पूकड़ा थाने का एक त्रेहान सोसाइटी होती है। त्रेहान सोसाइटी में वो दोनों रह रहे थे। वक्त आगे बढ़ता है और एक बच्चा भी पैदा हो जाता है। इनकी बेटी का नाम रखा जाता है नव्या पांडे और इनकी लाइफ ठीक ठाक चल रही थी। लेकिन लड़की दिखने में सुंदर होती है, इसलिए लड़के को कभी कभी शक होता था कि कहीं ना कहीं इसका किसी से अफेयर चल रहा है। इसलिए वह बार बार उसे टोकता था, रोकता था कि मुझे तुम पर शक है, मैं ड्यूटी पर जाता हूं और तुम शायद यहां किसी न किसी से मिलती जुलती हो। और इसी बात को लेकर इन दोनों के बीच में कहासुनी भी होती थी। शायद यह लड़का कोई चाल चल रहा था, इसीलिए वह अपनी पत्नी को इस तरह से परेशान करता था। इसी बीच में वो लड़का अपने घर जाता है बिहार के सिवान में और जाने के बाद परिवार वाले उसकी शादी उसकी गांव की एक लड़की से करवा देते हैं। यानी कि एक तो शादी उसने पहले ही कर रखी थी आकांक्षा से और एक और शादी वो परिवार वालों की मर्जी से शादी कर लेता है। अब अपनी बीवी से कभी कभी मिलने के लिए चला जाया करता था, जैसे कि परदेश में लोग नौकरी करते हैं, और कभी कभी घर पर जाता था तो उस बीवी को भी शक नहीं होता है। राजस्थान के खैरथल जिले के अंदर तो ये सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन न जाने कहां से इस आकांक्षा को इसकी दूसरी यानी कि घरवाली के बारे में जानकारी हो जाती है, क्योंकि यह तो बाहर वाली ही होती है। इसने कभी घर की तरफ मुड़कर नहीं देखा, न कभी घर की तरफ गई थी, और इसी तरह से इन दोनों के बीच में कहासुनी भी शुरू हो जाती है। कहासुनी भी कुछ ज्यादा हो जाती है। कई बार बात हाथापाई तक की नौबत आ जाती है। लेकिन 14 अप्रैल 2024 को इनके बीच में कुछ झगड़ा ज्यादा बढ़ जाता है। तभी इस लड़के ने फैसला किया, जिसका नाम निशांत पांडे होता है, कि अब पानी सर से ऊपर बह चुका है। इसलिए वह लगातार प्लानिंग करता था कि कुछ ना कुछ किया जाए, और एक दिन मौका आता है। 17 अप्रैल 2024 की शाम जैसे ही वह ऑफिस से घर आता है, घर पर आने के बाद उसकी आकांक्षा से कहासुनी कुछ ज्यादा हो जाती है। तो उसने उसका गला पकड़ा और तब तक उसके गले को दबाता रहा जब तक कि आकांक्षा के प्राण नहीं निकल गए और वो मर जाती है। तो उसे वह आराम से बिस्तर पर लिटा देता है, बिस्तर पर सुला देता है, और पास में उसकी बेटी लेटी हुई थी। बेटी को इस बात का बिल्कुल भी इल्म नहीं था, बिल्कुल भी जानकारी नहीं थी कि उसकी मां मर चुकी है। जब बेटी को किसी चीज की जरूरत पड़ती है तो वह उसे प्यार से दुलारता है, पुचकारता है, खाना खिलाता है, उसे भी अपने बगल में लिटा लेता है। यानी कि एक तरफ पत्नी लेटी हुई, एक तरफ पति लेटा हुआ, एक तरफ बेटी लेटी हुई है। और रात भर ऐसे ही वह सोच में लगा हुआ था कि अब यह जो कांड उसने कर दिया है, कि आखिरकार अब होगा क्या, कैसे करेगा, क्या नहीं करेगा।
पूरी रात ही सोचने में निकल जाती है। 9 घंटे बीत जाते हैं और सुबह के बज चुके थे। 17 अप्रैल की शाम के लगभग 7 बजे के आसपास उसने अपनी पत्नी का मर्डर किया था। 18 अप्रैल की सुबह 4 बजे जब उसकी आंख खुलती है तो उसने प्लानिंग किया कि कुछ न कुछ तो करना चाहिए, और फिर वो अपनी ही सोती हुई बेटी का गला दबाता है और गला दबाने के बाद उसकी भी बिल्कुल वैसी हत्या कर देता है जैसे कि उसने अपनी पत्नी को मारा था। एक तरफ पत्नी की लाश पड़ी हुई है, एक तरफ बेटी की लाश पड़ी हुई है। अब बीच में लेटा हुआ है यह निशांत पांडे। इसे 9 घंटे लगे सोचने में कि अपनी बेटी को मारना है या नहीं। उसके बाद फिर दोनों को मारकर अब दिन निकलने लगता है। अब यहां से निकले तो कैसे निकले? खैर, वह इंतजार कर रहा था दिन निकलने का। जैसे रोजमर्रा की तरह अपनी ड्यूटी पर जाया करता था, वैसे ही सुबह 10 बजे के आसपास तैयार होता है। तैयार होने के बाद अपने कपड़े पहनता है और पत्नी की लाश उठाता है और बाथरूम में डाल देता है। बेटी की लाश उठाता है, बाथरूम में डाल देता है और यहां से मेन गेट का ताला लगाता है। ताला लगाने के बाद जो गांव वाली बीबी होती है उसके पास गांव पहुंच जाता है। वहां आराम से रहता है। अब इस बीच में उसके पास स्कूल से फोन आता है कि बेटी आकांक्षा कई दिन से विद्यालय नहीं आ रही है, क्या बात है? वह कहता है कि तबीयत खराब है, इसलिए वह विद्यालय नहीं आ रही है। तबीयत ठीक हो जाएगी तो वह आ जाएगी। वो फोन पर भी कांटेक्ट करता रहा। इसी बीच में उसकी सास का भी फोन आता है कि आकांक्षा से बातचीत नहीं हो पा रही है, मेरी बातचीत कराओ। तो आकांक्षा से तो उसने कहा कि वह हरिद्वार गई है किसी काम से, आ जाएगी तो बात कर लेना, और मैं गांव आया हुआ हूं। जब वापस जाऊंगा तो मैं आपकी बातचीत करा दूंगा। यानी कि वह लगातार कोई न कोई बहाना कर रहा था। ऐसे लग रहा था जैसे कुछ हुआ ही नहीं, जबकि उसने 2 कत्ल कर दिए थे। आखिरकार पुलिस ने जब उसकी फोन कॉल की डिटेल निकाली, डिटेल निकालने के बाद पता चला कि वो किस किस के संपर्क में था, और जब पुलिस ने उसका पता करने की कोशिश की तो पता चलता है कि बिहार के सिवान का ही रहने वाला होता है। आखिरकार 27 अप्रैल 2024 को पुलिस उसके घर जाती है और उसको गिरफ्तार किया जाता है। गिरफ्तार करने के बाद पूरे घटनाक्रम पर जब खुलासा होता है तो लोगों को यकीन नहीं हो रहा था कि जिससे वह इतना प्यार करता था, जिस बेटी से वह इतना प्यार करता था, आखिरकार उसकी हत्या ऐसे कैसे कर सकता है। पत्नी की हत्या करने में और उसकी बाद बेटी की हत्या करता है तो दोनों में 9 घंटे का अंतर होता है। जब कोर्ट में इस तरह के मामले की सुनवाई होती है तो जज साहब इसी चीज को पकड़ते हैं कि उसने पहली घटना हो सकता है कि वह जल्दबाजी में या फिर मारपीट में कुछ ऐसी सिचुएशन पैदा हो गई हो कि जिसकी वजह से उसने हत्या कर दी। लेकिन जब बेटी की हत्या करता है तो बेटी अच्छी खासी आराम से सो रही थी, कोई विरोध करने की स्थिति में नहीं थी, कुछ चीखने की स्थिति में नहीं थी, लेकिन फिर भी उसने बड़े ही आराम से सोती हुई बेटी का गला दबा दिया। अगर इस मामले की पुख्ता तरीके से कोर्ट में पैरवी की जाए तो उम्मीद है कि इस मामले में इस आरोपी को फांसी की सजा से कम नहीं होगी। हालांकि हमारे यहाँ की कानून व्यवस्था की बात करना बिल्कुल बेमानी हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पर केस सालों साल चलते रहते हैं। अपराधी या तो जेल से बाहर रहता है या जेल में रहकर सुरक्षित महसूस करता है। वहां आराम से उसकी जिंदगी कटती रहती है। भविष्य में क्या होगा इसका पता नहीं, लेकिन पुलिस की तो कोशिश यही है कि इस आरोपी के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए। तो इस घटना को लेकर आपकी क्या राय है, कमेंट करके जरूर बताएं। तो दोस्तों, इस पूरे घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं है, किसी का दिल दुखाना नहीं है, बल्कि आपको जागरूक करना है, आपको सचेत करना है। तो मिलते हैं एक और सच्ची घटना के साथ। तब तक सावधान रहे और अपना ख्याल रखें, और ऐसी जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।